दोस्तों नमस्कार। मैं ओंकार सर स्टडी 99.91 में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो है मैं वीडियो लेके आया हूं भारतीय इतिहास लेखन की विचारधारा। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है, विशेष रूप से इतिहास के स्टूडेंट के लिए, कि जब वो पढ़ते हैं किसी भी राजा के बारे में, उसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में, सामाजिक धार्मिक स्थिति के बारे में, सांस्कृतिक स्थितियों के बारे में, तो बड़ा ही कन्फ्यूज़न होता है। किसी बुक में कुछ बातें लिख दी जाती है, किसी बुक में कोई और बातें लिख दी जाती है। तो इससे होता क्या है कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा होते हैं। तो आज जो है हम उसी का समाधान लेकर के आए हुए हैं कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है। तो भारतीय इतिहास लेखन की विचारधारा या दृष्टिकोण, यानी भारत का इतिहास जो लिखा गया, तो उसके पीछे की अवधारणा या दृष्टिकोण या विचारधारा क्या थी, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। और इसी में जो है जो भी बच्चों की समस्याएं होती हैं उसका समाधान भी मिल जाएगा। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्राचीन भारत और मध्यकाल में, यानी प्राचीन काल और मध्यकाल में भारत में इतिहास लेखन की परंपरा कैसी रही। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय इतिहास के जनक मेगास्थनीज को माना जाता है। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था और वहाँ पर उसने जो कुछ लिखा बिल्कुल सही चीज़ें, जितनी उसकी समझ थी उतना उसने वहाँ पर इंडिका नामक ग्रंथ में इसका वर्णन किया है। तो एक इतिहास लेखन का जो है वो शुरुआत यहाँ से हम देख सकते हैं। इसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी एक निष्पक्ष है और उसमें सामाजिक स्थिति के बारे में है, धार्मिक स्थिति के बारे में है, राजनीतिक ग्रंथ है, राजनीति से संबंधित बहुत ही अच्छी बातें इसमें दी गई है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी राजनीति से जुड़ा हुआ है और राजनीति इतिहास से संबंधित जो है बहुत कुछ इससे हमें मिल जाता है। कल्हड़ की राजतरंगिणी, अक्सर जो है पाश्चात्य विद्वान ये बातें कहते हैं कि भारत में जो है कोई इतिहास लिखने वाला नहीं था और जो भी इतिहास मिलता है वो जो है कालक्रम के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं मिलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा मार्क्सवादी विचारधारा के लोग भी मानते हैं कि हमारे यहाँ जो है सिर्फ धर्म ग्रंथ है, जैसे वेद है, धर्मशास्त्र है, पुराण है, स्मृतियाँ हैं, जिसे धर्मशास्त्र भी कहते हैं। तो ये जो है इसमें सिर्फ कहीं पर जो है बहुत कम मात्रा में इतिहास हमें दिखलाई पड़ता है। धर्म का जो है पोर्शन इसमें बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। कल्हड़ की राजतरंगिणी जो है विशुद्ध रूप से एक इतिहास है और ये जो है कश्मीर के इतिहास पर जो है लिखा गया है। कल्हड़ जो है वो वहाँ के 3 राजवंशों का उल्लेख करता है, जिसमें उत्पल वंश है, कारकोट वंश है और लोहार वंश है। इसके बारे में बिल्कुल सच्चा इतिहास जो है वो दिखलाई पड़ता है। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्तियाँ जो है अक्सर राजाओं की महिमा मंडल में लिखे जाते थे। तो हरिसेन ने जो है लगभग 23-24 पंक्तियों का जो है वो प्रशस्ति एक लिखा है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं समुद्रगुप्त की जो है उत्तर भारत की विजय, दक्षिण भारत की विजय के बारे में पूरा उल्लेख किया हुआ और काफ़ी हद तक जो है वो फिजिकली देखा जाए, व्यवहारिक तौर पर, तो कई जगह पर जो वो स्थान भी चिन्हित हो चुके हैं कि कहाँ कहाँ पर उसने किन राजाओं से युद्ध लड़ा था। तो काफ़ी हद तक जो है ये भी सत्य के करीब है। अली अहमद का चाचनामा, ये चाचनामा जो है इसमें उल्लेख है सिंध पर अरबों की विजय के बारे में। तो इसमें भी इतिहास के बहुत सारे पुट हमें दिखलाई पड़ते हैं। मध्यकाल में आते हैं। मध्यकाल में अल-बरूनी का जो है किताबुल हिंद महमूद गजनवी के साथ जो है ये आया था भारत में। तो किताबुल हिंद या तहकीके हिंद एक ही पुस्तक के 2 नाम है, जिसका भारत की झलक नाम इसका है हिंदी में अगर देखें तो अल-बरूनी ने जो है काफ़ी कुछ भारत के बारे में लिखा हुआ है। तो एक तरफ से देखा जाए तो इसने भी कुछ इतिहास जो है वो दिखाया है भारत का। मिनहाज का तबकाते नासरी, इसमें जो है सल्तनत काल से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ, इतिहास से संबंधित जानकारियाँ मिल जाती है। अमीर खुसरो का आशिका और भी कई सारे इसके ग्रंथ हैं, उसमें जो है सल्तनत काल से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ हमें प्राप्त होती है। अबुल फजल का जो है आईने अकबरी, अकबरनामा है, ये मुग़ल काल से संबंधित है। तो देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि प्राचीन भारत या मध्यकाल के भारत के इतिहास में जो है कोई इतिहास लेखन का कार्य नहीं करता था, बिल्कुल किया जाता था।
और उसमें जो है ये ज़रूर हम देख सकते हैं कि उस समय के राज दरबारी लोग थे, तो राजा का कहीं ना कहीं पक्ष वो लोग ले लेते। लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रंथ हैं जिसमें बिल्कुल निष्पक्ष इतिहास लिखा गया है। इसके बाद हम आते हैं साम्राज्यवादी औपनिवेशिक इतिहास लेखन की विचारधारा। ये भी इस विचारधारा की जो शुरुआत होती है वो 18वीं सदी में होती है, जिस समय हमारे यहाँ अंग्रेज जो धीरे धीरे अपने पांव जमा रहे थे, अभी पूरी तरह से जमे नहीं थे। तो उस समय का जो है जो इतिहास लेखन की परंपरा चली थी वो कुछ अलग ही थी। एक तो प्राच्य दृष्टिकोण था और दूसरा जो था साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। प्राच्य दृष्टिकोण देखा जाता है ये कि अंग्रेज जब आए यहाँ पर तो वो चाहते थे कि यहाँ का जो है जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पुरानी पद्धति पर है और उसे अपने तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था को बनाना चाहते थे जिस तरीके से वो संचालित कर सके और अधिक से अधिक राजनीतिक जो है यहाँ से राजनीतिक लाभ ले सकें या राजनीति पर पूरी तरह से अपना वर्चस्व जमा सकें, आर्थिक जो भी संसाधन थे उस पर अपनी पकड़ बना सकें। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस उद्देश्य से प्राच्य दृष्टिकोण यानी प्राचीन जो भी हमारे ग्रंथ थे उनका अध्ययन करना शुरू किया। इसके पीछे की लॉजिक तो ये थी ही जो मैंने अभी बताया, साथ ही साथ उनके पास अधिकारियों की कमी थी और यहाँ पर वही अधिकारी नियुक्त किए जाते थे जिनको जो है भारतीय संस्कृति की अच्छी जानकारी होती थी। एक और बातें थी कि यहाँ पर जो है कौन सी शिक्षा लागू किया जाए, प्राच्य शिक्षा लागू किया जाए या पाश्चात्य शिक्षा लागू किया जाए। लेकिन बिल्कुल पाश्चात्य शिक्षा अगर लागू कर देते एक तरह से विरोध खड़े हो जाते, तो इसलिए प्राच्य शिक्षा का अध्ययन करते हुए उसी के साथ जो है पाश्चात्य शिक्षा को जो है लागू करने की ये सब कोशिश किए। लेकिन सबसे ज़रूरी ये बात थी कि पहले प्राच्य शिक्षा को तो जाना जाए यहाँ का कि प्राचीन शिक्षा यहाँ की है क्या या प्राच्य संस्कृति यहाँ की है क्या। तो 18वीं सदी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। काफ़ी ये विद्वान व्यक्ति था, प्राकृत पाली भाषाओं की अच्छी जानकारी थी इसको। तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा और सबसे पहले अशोक का नाम इसने दिया। इसके बाद विलिकिंस का नाम आता है। विलिकिंस भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। विलियम जोन्स अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया और साथ ही साथ इसने चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे पहले इसी ने जो है नाम दिया था। विल्सन वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो इस तरीके से देखा जाए तो अपने उद्देश्य के लिए अंग्रेज़ों ने जो है हमारी प्राच्य संस्कृति का जो है अध्ययन किया और इसको अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट किया, जिससे अधिक से अधिक लोग पश्चिमी देशों के लोग जान सकें या अंग्रेज जान सके, जिससे हमारे नए नए अधिकारी तैयार हो सके। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण में ये दिखलाई पड़ता है 19वीं सदी में। 19वीं सदी में ये देखा जा रहा है कि अब धीरे धीरे अंग्रेज़ों की जो है व्यवस्था इस्टेब्लिश्ड यहाँ पर हो गई थी। अब जो है 1857 का विद्रोह भी हो गया था, तो उसमें काफ़ी एकता दिखलाई पड़ी सभी वर्गों में। तो जेम्स मिल ने जो है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत का 3 भागों में विभाजन किया और उसने पहले भाग का जो है नाम रखा हिंदू काल, जो प्रारंभ से 1206 तक, दूसरे का मुस्लिम काल 1206 से 1757 तक और तीसरे भाग का नाम रखा आधुनिक काल, जो 1757 से 1947 तक था। उसने क्या किया कि भारत के इतिहास को जो है पहले काल को हिंदू काल कहा और उसने ये कहा कि ये काल जो है सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा था। लेकिन जो दूसरा काल था मुस्लिम काल, मुस्लिमों को जब यहाँ पर आक्रमण हुआ तो जो भी प्राचीन काल में जो संस्कृति उन्नति अवस्था में थी, मुस्लिमों ने या मुस्लिम काल में जो है उसको जो है पूरी तरह से प्रभावित कर दिया गया और उसे विकृत कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो है हिंदू संस्कृति के पतन के रास्ते पर जाने के लिए जिम्मेदार जो है वो मुस्लिम जो है काल को ठहराता है। तीसरा जो है उसे करना चाहिए था ईसाई काल, लेकिन वो किया जो है आधुनिक काल, क्योंकि ईसाई धर्म को जो है वो यहाँ पर क्या करता है, छुपा देता है और आधुनिक काल जो है उसका नाम दे देता है और आधुनिक काल के नाम पर जो है ईसाई धर्म का यहाँ पर प्रचार भी कराता है। तो यहाँ पर आधुनिक काल से मतलब उसका ये भी रहता है कि पीछे की जो व्यवस्था आपकी चली आ रही थी उस व्यवस्था से जो है जो पश्चिमी सभ्यता या संस्कृति की जो व्यवस्था है वो बहुत बेहतरीन है और ये जनता यानी भारतीयों को समझाने की कोशिश किया गया। इसमें एक और चीज़ें आती है साम्राज्यवादी या औपनिवेशिक। साम्राज्यवादी का मतलब ये होता है
कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना या साम्राज्य के विस्तार से संबंधित अपनी नीतियाँ बनाना, जैसे ब्रिटिश ने किया। औपनिवेशिक, औपनिवेशिक का मतलब ये होता है कि कोई स्वतंत्र देश दूसरे देश में जा कर के वो बस जाता है, वहाँ पर सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, तो वो औपनिवेशिक हो गया एक तरह से देखा जाए तो। जैसे ब्रिटिश थे, तो ब्रिटिश यहाँ पर आए, तो आने के बाद जो है धीरे धीरे अपने चीज़ों का विस्तार करना शुरू किए, अस्थायी रूप से यहाँ पर रहना भी शुरू कर दिए, यहाँ की संस्कृतियों को भी कुछ एक्सेप्ट किया और अपनी संस्कृति को भी यहाँ पर दिए। तो औपनिवेशिक एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटिश काल का ये उपनिवेश था। तो ये जो है आपका साम्राज्यवादी दृष्टिकोण था। अब हम आते हैं इतिहास के राष्ट्रवादी लेखन की विचारधारा पर। जो जेम्स मिल ने जो है अपने जो है जो ये 3 भागों में डिवाइड किया और जो समाज में दरार पैदा कर दिया, खाई पैदा कर दिया था लोगों के बीच, हिंदू और मुस्लिम वर्ग के बीच में, राष्ट्रवादियों ने मिल के विचारों को पूरी तरह से सहमत नहीं हुए। और राष्ट्रवादियों ने जो है, राष्ट्रवादी का मतलब सीधा सीधा जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानता हो, और राष्ट्रवादियों ने जो है ये किया कि जेम्स मिल के जो विभाजन थे उस विभाजन को तो वो स्वीकार किए, कहाँ से कहाँ तक, मुस्लिम काल कहाँ से कहाँ तक, आधुनिक काल कहाँ से कहाँ तक, ये तो स्वीकार करते हैं। लेकिन वो जो है जो ये काल का नाम दिया, इस नाम को राष्ट्रवादियों ने चेंज कर दिया। उसको जो है पहला प्राचीन काल किया, दूसरा मध्यकाल किया और तीसरा किया आधुनिक काल। तो इस तरीके से जो है जो समाज के बीच में खाइयाँ पैदा करने की कोशिश जेम्स मिल ने किया था, या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस तरीके से सोचा था, तो यहाँ पर जो है राष्ट्रवादियों ने उसको कहीं ना कहीं जो है दोनों वर्ग के बीच समरसता लाने की कोशिश किया। राष्ट्रवादियों का मुख्य उद्देश्य था समाज में सुधार, स्वराज्य प्राप्ति और अतीत को, अपने अतीत की जो संस्कृति थी उसको गौरवान्वित करना। इसमें जो है बहुत सारे इतिहासकार हैं, जिसमें अल्तेकर का नाम आता है सबसे पहले। इन्होंने लिखा प्राचीन भारत में प्रशासन, प्राचीन भारत में शिक्षा, प्राचीन भारत में नारियों की स्थिति। आरसी मजूमदार की जो है प्राचीन भारत के इतिहास पर 5 वॉल्यूम है, 5 पुस्तकें हैं, जिसमें द वैदिक एज है, द बकाटक एज है, द क्लासिकल एज है, द एज ऑफ इंपीरियल कन्नौज है और द स्ट्रगल फॉर एम्पायर है। केपी जायसवाल की बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके बाद आरजी भंडारकर का है अशोक के अभिलेख। आरजी भंडारकर ने जो है अशोक का जो इतिहास लिखा है वो बिल्कुल अभिलेखों के आधार पर लिखा हुआ है। इसके बाद शैव, वैष्णव, अन्य धार्मिक मत, इनकी एक और बुक है। हेमचंद्र राय चौधरी की है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपके राष्ट्रवादी इतिहासकार थे। लेकिन राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस किया था वो राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास पर किया था। आर्थिक और सामाजिक इतिहास पर जो है बहुत ही कम फोकस किया था। तो आगे हम देखते हैं कि जो अगला जो विचारधारा आता है वो मार्क्सवादी इतिहास लेखन की विचारधारा आता है, जिसे हम वामपंथी भी बोलते हैं। ये लोग मानते थे कि अर्थव्यवस्था में जब परिवर्तन होता है तब इसका प्रभाव सभी क्षेत्रों पर पड़ता है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो या सांस्कृतिक क्षेत्र, सभी पर जो है वो परिवर्तन दिखलाई पड़ता है। और एक तरह से देखा जाए कि जो उत्पादन होता है, उत्पादन में हमेशा उसके उत्पादन पर कब्जा करने की कोशिश 2 वर्गों के बीच में होती है, और जो वर्ग उस पर जो है अपना कब्जा जमा लेता है वो राजनीति पर भी कब्जा जमाता है और वो सभी क्षेत्रों पर भी जो है अपने हिसाब से वो परिवर्तन करता है। इसमें सबसे पहला इतिहासकार के रूप में अगर हम लेते हैं तो वो थे डीडी कौशाम्बी। डीडी कौशाम्बी ने जो है जो इतिहास को देखा अपने दृष्टिकोण से, वो अर्थव्यवस्था के बदलाव के आधार पर देखा और 3 भागों में डिवाइड किया भारत के इतिहास को। पहला प्राचीन इतिहास जो प्रारंभ से लेकर के 750 ईस्वी के मध्य का उन्होंने रखा। 750 हर्षवर्धन का काल था, और प्रारंभ यानी जो द्वितीय नगरीकरण शुरू होता है, लोहे का जब भारत में प्रयोग शुरू होता है वहाँ से द्वितीय नगरीकरण शुरू होता है। इसके बाद जो है 750 ईस्वी तक एक अर्थव्यवस्था में बदलाव आता है, सामंतवाद का उदय होता है। सामंत का मतलब ये होता है कि ऐसा वर्ग जो राजा की तरह ठाट बाट बिल्कुल रखता हो, और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा भारत में हो गई, तो एक तरह से देखा जाए तो सामंतवाद का उदय माना जाता है। वहाँ से अर्थव्यवस्था में बदलाव होता है,
मध्यकाल का इतिहास जो है 750 से 1707 तक माना जाता है। 1707 में के बाद जो है 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति शुरू होती है, यानी अधिक से अधिक उद्योगों का जो है चलन दिखलाई पड़ने लगता है, और यहाँ से आधुनिक इतिहास 1707 से और आज तक का है। इसके बाद हम इरफान हबीब को देखते हैं, ये भी मार्क्सवादी विचारधारा के, और मुगलों का इतिहास बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने लिखा हुआ है। आर.एस. रामशरण शर्मा प्राचीन भारत का प्राचीन इतिहास इन्होंने लिखा है। सोशल चेंज इन नॉर्दर्न इंडिया इन्हीं की बुक है। B.N.S. यादव की बुक है सोसाइटी कल्चर इन एंशिएंट इंडिया। रजनी पामदत्त का नया हिंदुस्तान है। बिपिन चंद्रा का है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। B.L. ग्रोवर का है मॉडर्न इंडिया। A.R. देसाई का है भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि है। इसके बाद मृदुला मुखर्जी का है इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो ये हमारे ये मार्क्सवादी विचारधारा के इतिहासकार हैं। तो काफ़ी हद तक जो है आप इतिहास लेखन की जो विचारधारा है उसको आप समझ गए होंगे। तो अब अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।